नमस्कार मित्रों, आज का टॉपिक है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। सो नोट्स के लिए हम विजिट करें टेलीग्राम medfarm_edu चैनल पे। कंटेंट में है इंट्रोडक्शन, इसका साथ इसका क्लासिफिकेशन भी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। सो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड जी प्रोटीन कपलिंग रिसेप्टर्स, वेयर जी इज स्टैंड फॉर guanine न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। सो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड है, ये देखो, ये इस डायग्राम में देखेंगे हम, ये जो रेड कलर का ये तो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, और मेम्ब्रेन बाउंड यानी ये जो हमारे जो मेम्ब्रेन है, ये वाला तो जो एरिया है ये है आउटर। सो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस, और ये इनसाइड वाला हमारा इंट्रा सेलुलर सरफेस। सो आप देखो ये मेम्ब्रेन के अंदर है, ढसे हुए हैं मेम्ब्रेन के अंदर, इसलिए हम इन्हें मेम्ब्रेन बाउंड जी प्रोटीन कपलिंग रिसेप्टर कहते हैं। जी प्रोटीन कपलिंग इसलिए क्योंकि ये अटैच होते हैं, कपल यानी अटैच होते हैं, ये जो जी प्रोटीन होता है इससे अटैच होते हैं, इसलिए हम इन्हें जी प्रोटीन कपलिंग रिसेप्टर्स कहते हैं। सो they function primarily by increasing or decreasing the intercellular production of cyclic AMP, IP3 यानी inositol ट्राइफॉस्फेट, और DAG यानी डाइएसाइल ग्लिसरॉल। सो ये इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं हमारे इंटरसेलुलर प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट यानी ये जो हम कहते हैं DAG, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, CAMP यानी साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और IP3 यानी आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ये तीनों है हमारे सेकेंडरी मैसेंजर्स। सो ये देखो हमारे सेकेंडरी मैसेंजर्स। अब मैं आपको थोड़ा इनका फंक्शन बताता हूँ, किस प्रकार ये फंक्शन करते हैं। सो ये रेस्टिंग स्टेट की बात है, जब न्यूरोट्रांसमीटर हमारे रिसेप्टर से बाइंड नहीं हुआ है, और स्टिमुलेटिंग स्टेज जब हमारा न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो चुका है हमारे रिसेप्टर से। सो रेस्टिंग स्टेट मैंने आपको समझाई थी। अब बात करेंगे स्टिमुलेटिंग स्टेट की। स्टिमुलेटिंग स्टेट में जैसे हमारा एफिनेफ्रिन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, ऐसे हम इसे एड्रेनलिन भी कहते हैं, एफिनेफ्रिन को एड्रेनलिन। सो जैसे ही हमारा ये बाइंड हुआ हमारे बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से, ऐसे ही ये सबसे पहले तो हमारे जो ये जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन दिख रहा है आपको, ये जो तीनों ग्रीन कलर के दिख रहा है, ये जी प्रोटीन है। सो जी प्रोटीन में देखा आप तीन है, इनके 3 सब यूनिट है, अल्फा बीटा एंड गामा। सो जैसे ही हमारा न्यूरोट्रांसमीटर हमारे बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड होगा, ऐसे ही साइमल्टेनियसली हमारा कोई भी सब यूनिट इसकी एक्टिवेट हो जाएगी, और जो एक्टिवेटेड सब यूनिट होगी वो एड्रेनलिन साइक्लेज, ये जो हमारा एंजाइमल सिस्टम है, एड्रेनलिन साइक्लेज जो कि हाइड्रोलाइसिस करता है, यहाँ से अटैच होकर इस पे स्टिमुलेटिंग इफेक्ट शो करेगी। उसके बाद हमारा जो ATP है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि नॉर्मली सेल में प्रेजेंट होता है, ये हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा हमारा CAMP यानी साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और ये हमारा सेकेंडरी मैसेंजर कहलाएगा साइक्लिक AMP। सो प्राइमरी मैसेंजर्स हो गए हमारे एफिनेफ्रिन, और सेकेंडरी मैसेंजर्स हो गए हमारा इस प्रकार हमारा साइक्लिक AMP। ठीक है, इन्हें सेकेंडरी इसलिए कहते हैं क्योंकि अगेन ये हमारे सेल के अंदर जाएंगे, अब यहाँ पे अपना इफेक्ट शो करेंगे, इसलिए इनको सेकेंडरी मैसेंजर्स भी कहते हैं। So any potent substance or drug shows it biological effect after binding to the receptor। ठीक है, तो कोई भी ड्रग और कोई भी पोटेंट सब्सटेंस अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट तभी शो करेगी जब उसकी बाइंडिंग हो जाएगी रिसेप्टर से। These receptors are present in many cells. When an agonist bind to these receptor, it result in sympathetic response, fight or flight response। जैसे ही ये रिसेप्टर एगोनिस्ट होगा हमारा जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड होगा, ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड होके सिंपैथेटिक रिस्पांस शो करेगा, क्योंकि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे एड्रेनलिन या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए ही में ही कार्य करते हैं। इसलिए तो हम इन्हें एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कहते हैं, क्योंकि ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे ही असर करते हैं, और वहां पे और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पांस के नाम से भी हम इन्हें कहते हैं। जैसे कि इनके एग्जांपल हम देख ले, अगर न्यूरोट्रांसमीटर के तो देखें, एड्रेनलिन हो गया नॉर
नॉर एड्रेनलिन हो गया। सो इनके कुछ एग्जांपल्स। अब बात करेंगे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा है अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर्स क्लासिफिकेशन, और बीटा क्या है 3 टाइप्स, बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा 3। अब बात करेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन हमने देखा, क्लासिफिकेशन में इतना ही है, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया डीपली। अब हम देखेंगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। सो अल्फा 1 रिसेप्टर जब आई में प्रेजेंट होते हैं तो ये प्यूपिल साइज को डायलेट करते हैं। एगोनिस्ट रिस्पॉन्स है, एगोनिस्ट रिस्पॉन्स यानी जो नॉर्मली बायोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रहा है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, उसको हम एगोनिस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। ऐसे ही जब ये ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स में प्रेजेंट हो गए तो ये वहां पे करेंगे कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। जब ये वेन्स में प्रेजेंट होंगे सो ये तब वेन्स में भी ये कॉन्स्ट्रिक्शन ही शो करेंगे। कॉन्स्ट्रिक्शन के क्या होगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और कार्डिक आउटपुट समझते हैं ना, 1 मिनट में होने वाला हमारे हार्ट कितना ब्लड फ्लो कर रहा है वो आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही जीआईटी ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जब प्रेजेंट होंगे तो गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी यानी इसकी जो सुचारू रूप से हमारे ग्लोब्यूल को जो भी हमारा खाते हैं हम उसको आगे ट्रांसफर करना, कि जो हमारे गैस्ट्रिक में एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, सो उस मोटिलिटी को डिक्रीज करेंगे और साथ ही साथ वहां के सीक्रेशन को भी डिक्रीज करेंगे। यूरिनरी ब्लडर में जब भी प्रेजेंट होगी तो वहां पे एक ट्राइगोन मसल होती है, ट्राइगोन, जो कि यूरिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। उसके कॉन्ट्रैक्शन से ही है ना यूरिनेशन प्रॉपरली प्रोसेस में डन होता है। सो ये ट्राइगोन मसल का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। यूट्रस में ये करेंगे कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, ठीक है। जब बेबी का बर्थ होता है तो ये रिसेप्टर्स का रोल है। जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो इन्हीं रिसेप्टर से बाइंड होता है। ये मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया। बाकी लिवर में भी होंगे एडिपोज टिश्यू में, तो एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होंगे तो ये करेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन जो हमारा स्टोर होता है या प्रेजेंट होता है हमारी मसल्स में और लिवर में। सो ग्लाइकोजन स्टोर होता है मसल या लिवर, दो साइड है। तो जब ये मसल्स में स्टोर होगा तो ये जो अल्फा 1 रिसेप्टर है यहाँ पे एक्ट करेंगे और रिस्पॉन्स होगा इनका ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन को ही हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे अल्फा 2 रिसेप्टर्स। अल्फा 2 रिसेप्टर जब पैनक्रियाटिक बीटा सेल सो यहाँ पे शो करेंगे अपना रेस्पॉन्स डिक्रीज इंसुलिन सीक्रेशन। सो पैनक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं इंसुलिन के सीक्रेशन में। सो ये रिसेप्टर वहां भी प्रेजेंट होते हैं, और जब भी कोई भी जब हमारा न्यूरोट्रांसमीटर या कोई ड्रग पोटेंट सब्सटेंस इस पे एक्ट करेगा तो बाइंड होगा तो ये डिक्रीज इंसुलिन सीक्रेशन हमारा शो करेगा। ऐसे ही प्लेटलेट्स जहाँ पे ये करेंगे एग्रीगेशन कोगुलेशन, जैसे एक दूसरे से बाइंड हो जाती है उसको हम एकत्रित अक्यूमुलेट हो गया तो उसको हम एग्रीगेट कह देंगे। नर्व टर्मिनेशन में हमारा होगा इनहिबिशन ऑफ नॉन एफिनेफ्रिन रिलीज, इनहिबिट करेगा वहां पे ये नर्व टर्मिनल में एफिनेफ्रिन के रिलीज को। एडिपोस टिश्यू में जब भी प्रेजेंट होगा तो वहां पे इनहिबिट करेगा लाइपोलाइसिस यानी फैट का ब्रेक डाउन, ठीक है। अब बात करेंगे हार्ट की। हार्ट में ये बीटा 1 रिसेप्टर है और ये प्रीडोमिनेंट भी यहाँ पे होते हैं, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। सो हार्ट में शो करेंगे अपना जो रिस्पॉन्स है इनका इंक्रीज रेट यानी हो गया हमारा 1 मिनट में कितनी बार हार्ट हमारा धड़क रहा है, उसी को हम कहेंगे रेट हार्ट बीट जो होती है 72। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स, कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स को अफेक्ट करेगा, इंक्रीज करेगा। ऐसी कंडक्टिव वेलोसिटी, ठीक है। तो इन सारी चीजों को इंक्रीज करेगा, इसके साथ ये हमारी इसके कारण ही हमारा जो कार्डिक आउटपुट होगा वो इंक्रीज होगा। ऐसे ही जी सेल्स ऑफ किडनी, जक्स्टा ग्लोमुलर
ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। सो यहाँ पे इन ये इंक्रीज रेनिन सीक्रेशन, रेनिन जो हार्मोन होता है उसका सीक्रेशन को ये फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट। लिवर के एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होंगे फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे करेंगे ये लाइपोलाइसिस। ऐसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में, पिट्यूटरी ग्लैंड का एक तो दो पार्ट होता है, एक एंटीरियर और पोस्टीरियर। सो ये जब पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो ये वहां पे स्टिमुलेट करेंगे एडीएच सीक्रेशन को। एडीएच यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो कि जो हमारा डाययूरेटिक हार्मोन होता है रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी यूरिनेशन को, यूरिनेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करने में इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब बात करेंगे हमारे बीटा 2 रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है ब्रोंकियल स्मूथ मसल। ये हमारी साइट हो गई ब्रोंकियल स्मूथ मसल। यहाँ पे रिलैक्सेशन कॉज करते हैं और जीआईटी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में ये भी मोटिलिटी को डिक्रीज करते हैं। यूट्रस में जब प्रेजेंट होते हैं तो ये वहाँ पे रिलैक्सेशन शो करते हैं, और लिवर में प्रेजेंट होते हैं तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को फैसिलिटेट करते हैं। अब बात करेंगे बीटा 3 रिसेप्टर्स। बीटा 3 रिसेप्टर्स, हाँ, ये एडिपोज टिश्यू में, जब एडिपोज टिश्यू की साइड में लिवर में प्रेजेंट होंगे तो ये इनका भी वही फंक्शन है, बट ये प्रीडोमिनेट होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लाइपोलाइसिस कॉज करेंगे और इसका महत्वपूर्ण एक और रोल है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये डेक्स्ट्रोजर मसल जो होती है हमारी, ये प्रेजेंट होती है, उसका रिलैक्सेशन ये फैसिलिटेट करते हैं। और जो वहां पे मसल थी जो हमारी अल्फा 1 रिसेप्टर में, हमारी यूरिनरी ब्लैडर में रिसेप्टर जो मसल थी वो थी ट्राइगोन मसल। अब आगे बात करेंगे, none of these receptors is truly tissue specific and many organs contain both beta and alpha receptors or adrenoreceptors. Although usually one type predominates, so हो सकता है कोई भी ऑर्गन या कोई भी साइड पे दोनों रिसेप्टर प्रेजेंट हो, लेकिन एक ही टाइप का रिसेप्टर होगा वो वहां पे प्रीडोमिनेट करेगा वहां पे। So alpha 1 adrenoreceptors predominates at the post-sympathetic effector site. Sympathetic जैसे नर्व के जो पोस्टीरियर, जो पिछला भाग होता है, वहां पे ये प्रेजेंट होती है, जैसे कि यहाँ, और साइट है इनकी स्मूथ मसल और ग्लैंड्स, ठीक है। सो यहाँ पे प्रीडोमिनेट करते हैं। वहीं जो बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं हमारे पोस्ट जंक्शनल साइट ऑफ सेवरल टिश्यू, जैसे कि ब्रेन, यूट्रस, पैरोटिड ग्लैंड एंड सर्टेन रीजन ऑफ वैस्कुलर स्मूथ मसल। बीटा 1 receptor predominates in cardiac tissue while beta 2 receptors are present primarily in smooth muscles and gland cell. So बीटा 1 तो हमारे प्रीडोमिनेट हो गए कार्डिक टिश्यू में, वहीं हमारे बीटा 2 हो गए स्मूथ मसल और ग्लैंड सेल्स में। अब थोड़ा मैं आपको इनका रैंक ऑर्डर ऑफ पोटेंसी ऑफ ड्रग, जो भी ड्रग्स होती है, जो भी उसके पोटेंसी ऑर्डर क्या है। पोटेंसी ऑर्डर यानी कितनी अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में कितना इफेक्ट शो करेगा, उसको हम कहते हैं पोटेंसी। सो अल्फा रिसेप्टर में सबसे ज्यादा पोटेंसी होती है एड्रेनलिन की, ठीक है, और उसके बाद है नॉन एड्रेनलिन की, और लास्ट है हमारा आइसोप्रेनलिन की, ठीक है। सो जब ये लॉग कंसेंट्रेशन है, ये हमारी कंसेंट्रेशन है ना, हमारे जो भी ड्रग है उसकी कंसेंट्रेशन, और इसका ये कितना इफेक्ट शो करा है, ये उसका कर्व है। सो अल्फा की बात करेंगे हम, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए हमारा एड्रेनलिन, जो कि आ रहा है हमारा एड्रेनलिन, उसके बाद नॉन एफिनेफ्रिन, नॉन एड्रेनलिन, और ये आप कंफ्यूज मत हो ना, Na और Ne, नॉन एड्रेनलिन भी और नॉन एफिनेफ्रिन एक ही क्लास के न्यूरोट्रांसमीटर है। ऐसे ही आईएसओ यानी आइसोप्रेनलिन, और इसका इफेक्टर पाथवे है IP3 DAG यानी डाइएसाइल ग्लिसरॉल और आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। इस प्रकार ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमने डिस्कस करे थे वहां पे, ये जो दो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, इनका
फैक्टर पाथवे ज्यादातर यही होता है, वहीं साइक्लिक एमपी का पाथवे इनमें कम पाया जाता है। वहीं बीटा सेल्स में जो रैंक ऑर्डर होता है पोटेंसी का, वो आइसोप्रिनिलिन सबसे पहला, उसके बाद होता है एड्रेनलिन और फिर होता है नॉन एड्रेनलिन। सबसे पहले हमारा बीटा के लिए हमारा आया आइसोप्रिनिलिन, उसके बाद एड्रेनलिन और उसके बाद आया नॉर एड्रेनलिन। वहीं इसका इफेक्टर पाथवे होता है साइक्लिक एएमपी यानी साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और कम होता है इसमें जो भी पाथवे है, जो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो गए उनमें कम पाया जाता है IP3 और DAG। सो ये था हमारा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, उनके डिस्ट्रीब्यूशन। नोट्स के लिए आप विजिट करें medfarm_edu। थैंक्स फॉर वॉचिंग।